फार्मिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड के एपिसोड 2 में हम लोग गॉड को देखते हैं जो कि सोच रहे होते हैं कि हिराकू कैसा कर रहेगा। वो कहने लगता है मैं एक गॉड हूँ और सोल को संभालना मेरा काम है, लेकिन कभी कभी गॉड से भी गलतियां हो जाती है। मैंने गलती से हिराकू को, जो कि एक इनोसेंट पर्सन है, उसे काफी कठिन जिंदगी दे दी थी और लाइफ के बीच में इंटरफेयर करना रूल्स के खिलाफ है, इसलिए मैं हिराकू को बीच में वापस नहीं बुला पाया। और अब अपनी गलती को सुधारने के लिए मैंने हिराकू को एक और चांस दिया नई जिंदगी जीने का, जैसा वो चाहता था। तभी गॉड कहने लगते हैं मुझसे एक और गलती होगी। मैंने हिराकू को ऐसे फॉरेस्ट में छोड़ दिया जहाँ पर काफी डेंजरस मॉन्स्टर हैं। इस फॉरेस्ट का नाम फॉरेस्ट ऑफ डेथ है। आखिरकार हिराकू अपनी फार्मिंग एबिलिटी से यहाँ पर कैसे सर्वाइव कर पाएगा। गॉड कहने लगते हैं क्या मैं हिराकू को वापस बुला लूं? फिर वो कहते नहीं, ये रूल्स के खिलाफ है। अब जैसा हो गया वैसा ही चलने देते हैं, मैं कभी कभी वापस गलतियां कर ही देता हूँ। जिसके बाद हम लोग हिराकू को देखते हैं। वो कहने लगता है मैं अपने ऑलमाइटी फार्मिंग टूल के कारण ये सब कर पाया और मैंने काफी सारी चीजें सीखी है। पहला, ये है वो क्रॉप जिनको मैं बिना सीड्स के प्लांट कर पाया। ये है पोटैटोज, ऑनियन, टोमेटो, कैबेज भी। हिराकू कहते हैं ये वही प्लांट है जिनके बारे में मैं खोदते समय सोच रहा था। हिराकू कहने लगता है मुझे सिर्फ इमेजिन करना है मुझे कौन सा प्लांट उगाना है और मेरा ऑलमाइटी फार्मिंग टूल उसी प्लांट को वहाँ पर उगा देगा बिना किसी सीड के। हिराकू ने यह थ्योरी सोयाबीन के प्लांट को उगाकर करी थी क्योंकि वो प्लांट पहचानना थोड़ा इजी है। और ऐसा हुआ, वहाँ पर सोयाबीन का प्लांट आ गया, जिसके कारण से हिराकू वहाँ पर बैठकर उसके बड़े होने का वेट करने लगा। हिराकू कहता है कि जिन प्लांट को मैं अपने ऑलमाइटी फार्मिंग टूल से उगाता हूँ वो काफी जल्दी उग जाते हैं और कभी कभी तो ये इतना जल्दी ग्रो करते हैं कि ये काफी जल्दी खराब हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये पोटैटो, इनके ऊपर जब सनलाइट पड़ती है तो ये ग्रीन पड़ जाते हैं और खराब हो जाते हैं। हिराकू कहता है इसको प्रिवेंट करने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि इनके ऊपर थोड़ी और सोई लगा दूं जिससे कि ये बाहर ना निकल पाए। हिराकू कहते हैं मुझे फार्मिंग का एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन मैं अपनी गलतियों से ही सीखूंगा। फिर हम लोग देखते हिराकू ने गॉड के स्टैचू भी बना रखे हैं। हिराकू कहने लगता है कि मुझे लग रहा है ये जगह और ज्यादा सिविलाइज होने वाली है और ये सब कृपा गॉड की है। जिसके बाद हम लोग देखते हिराकू खाने के अंदर रैबिट मीट का स्ट्यू बनाता है, जिसके अंदर हिराकू ने अपने हाथों से उगाई हुई सब्जियां भी डाली है, जिसका टेस्ट थोड़ा ठीक ठाक आता है। वहीं इसके डॉग्स को भी मीट काफी ज्यादा पसंद आता है। हिराकू कहने लगता है मैं सोच रहा हूँ काश मेरे पास सॉल्ट होता। फिर हिराकू कुछ नया ट्राई करने के लिए अपने घर से थोड़ा दूर आता है और वो वहाँ पर फ्रूट्स के प्लांट को उगा देता है जिससे कि वो ट्री बन सके, ताकि कुछ सालों बाद वो ट्री हिराकू को फ्रूट दे सके। फिर हम लोग देखते हिराकू अपने डॉग्स के साथ खेल रहा होता है और काफी एंजॉय कर रहा होता है। वो कहने लगता है अगर मेरे पास ये डॉग नहीं होते तो मैं तो काफी अकेला पड़ जाता। तभी वो उस डॉग के सर पर एक हॉर्न को नोटिस करता है। हिराकू कहने लगता है ये इस दूसरे वर्ल्ड के अंदर डॉग्स के सर पर हॉर्न होते हैं। तभी वो देखता है कि बाकी डॉग्स भी हिराकू के साथ खेलने के लिए वेट कर रहे हैं। अब हिराकू बताता है डॉग्स एक और चीज के काम आते हैं, वो है फॉरेस्ट में घूमना। बिना गुम हुए उन्हें रास्ता याद रहता है। उन्हीं के कारण मैं फॉरेस्ट को काफी ज्यादा एक्सप्लोर कर पाया हूँ, जिसके कारण से मेरे को एक रिवर मिल गया और काफी ज्यादा पानी का सोर्स भी। अब हिराकू कहने लगता है मैं सोच रहा हूँ कि एक रास्ता बनाऊं जिससे कि ये पानी मेरे घर तक आ सके, लेकिन इसको बनाने के लिए मेरे को 30 मिनट तक की खुदाई करनी पड़ेगी। कोई नहीं, मैं जैसे तैसे करके कर लूंगा। साथ ही साथ मैंने एक टॉयलेट भी बना लिया क्योंकि मुझे पता है कि मुझे काफी ज्यादा काम करना है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो अपने ऑलमाइटी फार्मिंग टूल को एक व्हील बैरो में बदल देता है ताकि वो जल्दी से इधर से उधर आ जा सके। तभी व्हील बैरो का पैर एक गड्ढे में आता है, जिसके कारण से वो हवा में उड़कर हिराकू दूर जाकर गिरता है। और अब वो कहने लगता है पहले मुझे रास्ता क्लियर करना पड़ेगा यहाँ का। और अब घर आकर हिराकू और ज्यादा एरिया को क्लीन कर देता है जहाँ पर वो अपने फील्ड को और ज्यादा एक्सपेंड कर सके। वो कहता है सबसे पहले मैं ऑयल सीड के क्रॉप को लगाता हूँ जिससे कि मुझे ऑयल मिल जाएगा, जिसके बाद मैं वीट को लगा दूंगा और फिर मुझे आटा मिल जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं हिराकू के सोयाबीन भी काफी जल्दी से उग जाते हैं। हिराकू कहता है अगर नमक होता तो और ज्यादा टेस्टी लगते हैं। अब हम लोग देखते और टाइम बीत जाता है, जिसके कारण से ठंड आ चुकी है। हिराकू को ठंड लगनी शुरू हो जाती है। वो कहता है मैं इन कपड़ों में नहीं रह सकता हूँ क्योंकि ठंड आ गई है। वो कहता है माउंटेन स्नो से ढक चुके हैं, शायद से विंटर आ चुका है। मुझे नहीं पता ठंड कितनी बढ़ने वाली है। ठंड से बचने के लिए मुझे तैयारी करनी पड़ेगी। हिराकू ने जाइंट रैबिट की स्किन से अपने आप को ढकने की कोशिश करी, लेकिन उसमें से काफी स्मेल आ रही थी, इसलिए हिराकू उसे पहन नहीं पाया। इसलिए उसके पास अब एक ही ऑप्शन बचा था, वो अपने घर के अंदर आग लगा कर रहे। इसलिए वो थोड़ा खाने को कलेक्ट करने लगता है और लकड़ियों को भी। तभी हिराकू का डॉग हिराकू को अपने साथ आने के लिए कहता है। हिराकू वहाँ पर जाता है तो देखता है कि यहाँ तो एक काफी बड़ा स्पाइडर है जो कि उसकी तरफ हाई कर रहा है। और अब वो स्पाइडर कुछ बुनना शुरू करता है। वो हिराकू के लिए एक हैंकी चिप बनाता है जो कि हिराकू को काफी ज्यादा पसंद आता है। और अब हमें पता लगता है कि वो स्पाइडर जाइंट ट्री पर रहना शुरू कर चुका है। उसका फेवरेट खाना पोटैटोज है और वो कपड़े काफी अच्छे बनाता है। हिराकू ने उसे एनिमल की स्किन दे दी थी, जिससे कि उसने उसके लिए काफी अच्छी जैकेट बना दी। और अब बहुत ज्यादा कपड़े मिलने के बाद हिराकू ने अपने लिए बेड के लिए बेडशीट और साथ साथ कर्टेन भी बना लिए, जिससे कि उसका घर और ज्यादा सिविलाइज लगने लगा है। साथ साथ हिराकू ने उस स्पाइडर का नाम ज़ाबूटोन रखा है। और अब हम लोग देखते हैं विंटर शुरू हो जाते हैं। हिराकू की प्रिपरेशन की वजह से हिराकू ठीक ठाक कर रहा है अपने कमरे के अंदर। ज़ाबूटोन शायद से हाइबरनेशन पर चला गया है क्योंकि वो काफी समय से नीचे नहीं आया है।
हिराको बैठकर पोटैटोस को खाने लगता है। वो कहता है पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे अब अकेला फील होने लगा है। मैंने काफी समय से किसी से बात नहीं करी है, कहीं मैं बात करना भूल ना जाऊं। और अब बहुत समय बीत जाता है, सर्दियां खत्म हो जाती है और स्प्रिंग आ जाता है, जिसके बाद हम लोग देखते हैं सारे पपीज बड़े हो चुके हैं और वो अपनी जर्नी पर चले जाते हैं। थोड़े दिन बाद वो वापस आते हैं अपने पार्टनर बनाकर। और अब इतने दिनों बाद ज़ाबूटोन भी नीचे आता है अपने बच्चों के साथ। उसे देखकर हिराको सरप्राइज होता है और कहता है क्या ज़ाबूटोन एक लड़की थी। फिर हिराको कहने लगता है सभी लोगों की फैमिली इतनी ज्यादा बढ़ रही है, मुझे जेलसी हो रही है क्योंकि मैं ही अकेला हूँ। अगले सीन में हम लोग देखते हैं हिराको फार्म में काम कर रहा होता है, तभी ज़ाबूटोन खतरे की घंटी बजाता है। हिराको जल्दी से फॉरेस्ट के अंदर पहुंचता है तो वो देखता है फॉरेस्ट के बीच में एक छोटी लड़की होती है। उसे देखकर हिराको काफी हैरान रहता है। वहीं पर सारे डॉग और ज़ाबूटोन के बच्चे उसे परेशान करने लगते हैं। तो वो लड़की हिराको से कहते हैं मेरी मदद करो। ये सुनकर हिराको कहता है क्या हम दोनों एक दूसरे की बात समझ सकते हैं। तो हिराको अब आगे बढ़कर उसे अपने कपड़े पहनाने लगता है, तभी वो लड़की उसे काट लेती है, जिसके कान से वो ग्लो करने लगती है और एक बड़ी लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ये देखकर हिराको काफी हैरान रहता है और अब हिराको के पेट उस लड़की को मारने लगते हैं। हिराको जल्दी से अपने पेट को रुकाता है, जिसके बाद हिराको देखता है कि वो लड़की वापस से छोटी हो जाती है। उसे कहता है कि क्या तुम मेरी दुश्मन हो, तुमने मेरा खून क्यों चूसा। जिस पर वो लड़की कहती मैं क्या करूं, मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। ये सुनकर हिराको कहता है ये लड़की हार्मलेस तो नहीं लगती। और अब उसकी कहानी सुनने के बाद हिराको को पता लगता है कि उसने हिराको का खून इसलिए चूसा ताकि वो अपनी स्ट्रेंथ को वापस पा पाए। उसने अपनी ताकत का यूज किया, जिसके कारण से वो छोटी हो गई। कुछ लोगों ने उसके ऊपर हमला किया, उनसे लड़ने के लिए उस लड़की ने अपनी सारी स्ट्रेंथ लगा दी। हिराको को उसकी कहानी थोड़ी दुखी लगी, इसलिए वो उसको वापस से अपना खून ऑफर करता है ताकि वो रिकवर हो पाए। वो उसका खून चूसने लगती है। हिराको कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ रहा कि मेरा खून खत्म हो रहा है, लगता है ये मेरी हेल्दी बॉडी के कारण है जो कि मुझे गॉड ने दी है। और अब वो वापस से बड़ी हो जाती है। वो हिराको के खून की तारीफ करती है, जिसके बाद हिराको उसको अपने फार्म के अंदर ले आता है। वो लड़की काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है मैंने ऐसा कभी नहीं देखा है। हिराको को पता लगता है कि उस लड़की ने कभी भी टमाटर टेस्ट नहीं करे हैं, इसलिए वो अपनी फार्मिंग टूल का यूज करके एक टमाटर को निकाल कर उसे दे देता है, जो कि उसे काफी ज्यादा टेस्टी लगते हैं। वो हिराको की तारीफ करने लगती है और इस वर्ल्ड में आने के पहली बार हिराको अपनी तारीफ सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद हिराको उसे काफी ज्यादा वेजिटेबल्स दिखाता है और वो लड़की काफी ज्यादा खुश लगती है। और अब रात में वो लोग घर आ जाते हैं। वो लड़की कुछ मैजिक से नोट कर रही होती है जो कि आज उसने सीखा है। हिराको से देखकर कहता है क्या ये मैजिक यूज कर रही है। और अब हमें पता लगता है उस लड़की का नाम लू होता है और वो एक वैम्पायर है और उसने कहा कि वो मेडिकल प्लांट के ऊपर रिसर्च कर रही है। इसी कारण से वो इस फॉरेस्ट में आई, लेकिन उसकी लड़ाई नोबल से हो गई और उसकी हालत ऐसी हो गई थी। और अब ब्लू सारी इन्फॉर्मेशन को नोट कर लेती है। वो कहने लगती है जैसी इस जगह की रेपुटेशन है, यहाँ की जगह बिल्कुल वैसी ही है। ये सुनकर हिराको से कहते हैं क्या इस जगह की रेपुटेशन है। तो लू कहती तुम्हें नहीं पता इस जगह के बारे में, तुम इतने सालों से यहाँ पर रह रहे हो। तो हिराको कहते मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो। तो लू हिराको को कहते तुम भी तो मैजिक यूज कर सकते हो ना, तुमने जो टेक्निक का यूज किया वो मैंने कहीं नहीं देखा कोई यूज कर सकता है। तो हिराको कहते हाँ शायद से वो एक मैजिक टूल ही है। तभी लू कहती है दिन काफी सरप्राइज वाला रहा है, मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी सारी चीजें देख पाऊंगी। वही हिराको भी सोचते हैं हाँ दिन तो काफी सरप्राइज वाला था, मैं इस लड़की से मिला हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं इस लड़की से दोबारा मिल पाऊंगा या फिर नहीं। और अब हिराको से एक रिक्वेस्ट कहता है और कहता है क्या तुम मेरे साथ यहाँ रह सकती हो। तो लू कहती है हाँ मैं थोड़े दिन के लिए अपने रिसर्च के लिए रुक सकती हूँ। तो हिराको से कहते नहीं मैं चाहता हूँ तुम हमेशा मेरे साथ रहो। ये सुनकर लू शर्मा जाती है और कहते तुम अचानक से ये क्या कह रहे हो। हिराको कहते हैं मेरे पास यही चांस है, प्लीज इस चांस को मत जाने दो। वो लड़की कहती है मेरे पीछे लोग पड़े हुए हैं, तुम्हें उससे फर्क नहीं पड़ता क्या। और तो और मैं एक वैम्पायर हूँ। ये सुनकर हिराको से कहते मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसके बाद हिराको कहने लगता है कि मैं लोगों से बात करने में इतना अच्छा नहीं हूँ, इसी कारण से मैं यहाँ पर अकेले रहने आया हूँ। लेकिन मुझे काफी जल्द रियलाइज हो गया कि मैं अकेला ज्यादा देर नहीं रह सकता हूँ। तो लू कहते हैं मुझे रुकने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बस थोड़ा सरप्राइज हूँ क्योंकि तुमने अचानक से मुझे प्रपोज किया। तो हिराको कहते हैं मैंने कब प्रपोज किया, मैं तो सिर्फ यहाँ पर अकेला रहता हूँ, इसलिए अच्छा रहेगा कि तुम मेरे साथ यहाँ पर रुक जाओ। ये सुनकर लू कहते हैं तुम्हारा ये मतलब था जब तुम उसे कह रहे थे कि हमेशा यहाँ पर रुक जाओ। ये सुनकर हिराको भी शर्माने लगता है और सोचते है कि हाँ मैंने तुम्हें प्रपोज तो कर दिया। तो लू कहते हैं तुम ये नहीं कहना चाहते थे क्या। जिस पर हिराको कहते हैं नहीं नहीं मैं यही कहना चाहता था। ठीक है मैं तुम्हें प्रपोज करता हूँ, क्या तुम मेरे साथ यही रुकोगी। और अब लू भी मान जाती है वहां पर रुकने के लिए। ये सुनकर हिराको काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसे गले मिल लेता है। और अब अगले दिन हिराको फार्म में काम कर रहा होता है, तभी लू आकर उसे गुड मॉर्निंग करती है। हिराको भी उसे गुड मॉर्निंग करता है और मन में कहने लगता है किसी से गुड मॉर्निंग सुनना कितना ज्यादा खुशी देता है। जिसके बाद वो हिराको से पूछते हैं अब तुम्हारा क्या प्लान है। जिस पर हिराको कहते हैं मैं स्वीट पोटैटो उगाना चाहता हूँ, उससे हमारा खाने का सोर्स भी पूरा हो जाएगा क्योंकि अब हमारे पास काफी सारे लोग हो चुके हैं खाना खाने के लिए। और वैसे तुम एक पहली पर्सन हो जो इस विलेज के अंदर आई हो, मतलब तुम पहली विलेजर हो। तो लू पूछते क्या ये विलेज है। जिस पर वो कहता है कि अभी तो नहीं है लेकिन आगे चलकर जरूर बन सकता है। तभी हिराको का डॉग आकर उसकी तरफ भौंकने लगता है। तो हिराको याद करता है और कहता है हाँ पहले पर्सन तो तुम हो जो यहाँ पर आए हो। और फिर ज़ाबूटोन भी है, फिर उसके बच्चे भी हैं और फिर देखा जाए तो लू तुम इस विलेज की 30th पर्सन हो। ये सुनकर लू हंसने लगती है और कहती है 30th विलेजर, ये कैसा टाइटल हुआ।
जिसके बाद हिराकू से कहती है कि क्या हम लोग फील्ड के अंदर मेडिकल हब भी लगा सकते हैं। तो हिराकू कहता है हाँ हम लोग ट्राई करके देख सकते हैं। तो लू कहते हैं चलो फिर सीड्स को कलेक्ट करते हैं। तो हिराकू से कहते हैं नहीं सीड्स की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर लू काफी हैरान रहती है और कहती है क्यों। और अब एपिसोड के एंडिंग में हम लोग उसी रेस्टोरेंट को देखते हैं जहाँ पर एक कस्टमर बैठकर कह रही होती है कि मुझे फॉरेस्ट ऑफ डेथ में जाना है। उसे सुनकर ओनर कहता है आजकल पता नहीं क्यों इतने सारे कस्टमर वहीं जाना चाहते हैं, तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए, वहां जाना काफी डिफिकल्ट है और हाँ अगर तुम्हारे पास पंख होते तो बात अलग होती। ये सुनकर वो कस्टमर कहते समझ गई, इन्फॉर्मेशन देने के लिए काफी ज्यादा शुक्रिया। और यहीं पर हो जाता है ये वाला एपिसोड खत्म। अगर आप लोग को पसंद है तो लाइक करके जाना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।